नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस कहानी में इतने मोड़ आएंगे मुझे भी कहाँ पता था। मैं बड़ी हैरानी से सारी बातें सुन रहा था। नूतन के साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा, ये बात तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं तो हमेशा यही कल्पना किया करता था कि नूतन और विष्णु से शादी करके सुख चैन की जिंदगी जी रहे होंगे, पर उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान भी आ सकता था, मुझे पता ही नहीं था। नूतन के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, इसके बाद क्या हुआ दीपक? दीपक बताने लगा, उस दिन तीनों बहुत निराश होकर रोशनपुर जाने वाली गाड़ी में चढ़ गए थे। वह राजा साहब का कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकते थे। प्रकाश नारायण सर के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ी टूट गया था। अब आगे नूतन के भविष्य का क्या होगा, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर दौड़ रही थी, पर जैसे उनकी मंजिल न जाने कितनी पीछे छूटती जा रही थी। उनके सामने की सीट पर प्रभावती के साथ नूतन बैठी थी। उसका चेहरा एकदम से निस्तेज पड़ गया था। वह आंख बंद किए बैठी न बैठी जाने क्या सोच रही थी। उसकी तो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई। इतना बड़ा आघात वह कैसे सह पाएगी, यही सोच सोचकर प्रकाश नारायण सर विचलित हो रहे थे। उस दिन जिस समय गाड़ी रोशनपुर के स्टेशन पर रुकी, रात के 8 बज गए थे। रोशनपुर में शायद उस समय लाइट नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पर आज ये अंधेरा प्रकाश नारायण सर को खला नहीं। वे नहीं चाहते थे कि इस समय कोई उन्हें देखे। वे तीनों खामोशी से ट्रेन से उतरे और घर की तरफ चल दिए। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था। कहने के लिए कुछ बचा भी क्या था। इलाहाबाद बैंक के मोड़ के पास आकर प्रभावती ने जैसे बहुत ही अपराध बोध से कहा, अच्छा भाई साहब, मैं चलूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाई। नूतन बेटी का ख्याल रखिएगा। प्रकाश नारायण सर ने कहा, ठीक है बहन जी, आप कर ही क्या सकती थी। मैंने ही न जाने क्या पाप किए थे जो आज ये दिन देखना पड़ा। इस विष्णु ने तो मेरा सर्वनाश ही कर दिया। अब मैं सुबह कौन सा मुंह लेकर घर से बाहर निकलूंगा। विष्णु इतना कृतज्ञ निकलेगा, अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जब मन ही मन वो उस हरामजादी से शादी करने के मनसूबे पाला बैठा था, तो उसने नूतन को खराब कहते हुए उनकी आवाज भर गई, क्षमा करे भाई साहब, मैंने ही कपूत जना है। पैदा होते ही मर जाता तो आज ये दिन तो न देखना पड़ता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब, पता नहीं अब तक जिंदा ही क्यों हूँ। कहते कहते हुए सुबह पड़ी। खैर, आपका भी क्या दोष बहन जी, मैं ही बदनसीब हूँ। ठीक है, अब आप भी चले, सुबह की थकी हुई है। मैं भी कल जाकर कुछ देर आराम करूँगा। हाँ भाई साहब, कहकर प्रभावती पातीराम कुचा से जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। प्रकाश नारायण सर को तो भवानी कुचा जाना था। वह नूतन का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गए। एक रिक्शा सड़क पर जाता दिखा। वे उसे रोककर उस पर जा बैठे। उन्हें लगा कि जैसे नूतन का सारा शरीर कांप सा रहा है। अपनी इस अभागिन बेटी के लिए उन्हें इस समय कितना दुख हो रहा था, वे बता नहीं सकते। अनायास ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जिस इस अंधेरे में कोई नहीं देख सकता। जिंदगी एक लंबी यात्रा की तरह है, तमाम पड़ाव पार करती हुई चलती है। इसी जिंदगी में जीवन मरण है, घात प्रतिघात है, यश अपयश है, हार जीत है, सुख दुख है, गरीबी अमीरी है और प्रेम व करुणा भी है। जिंदगी में इन्हीं सब पड़ावों को तो पार करते हुए चलना पड़ता है। इस जीवन के लंबे सफर में कब कोई बिछड़ जाएगा कहा नहीं जा सकता। कब अचानक कोई दोस्त बन जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। कब कोई परम मित्र अचानक विश्वासघात पर उतर जाएगा
ये भी तो नहीं कहा जा सकता। अंततः देखा जाए तो जीवन माने दुख ही दुख है। यदि पूरे जीवन का आकलन करते देखा जाए तो सुख की घड़ियां बहुत ही कम होती है। इस जीवन को जीने के लिए हमें रोज ही नई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। प्रकाश नारायण सर भी जीवन की इन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक दिन किसी दूर दराज गांव से इस रोशनपुर के अर्ध सरकारी इंटर कॉलेज में नौकरी करने आए थे। उस समय मात्र उन्हें 100 रुपये वेतन मिलता था। उस समय वह बहुत ही परेशान रहते थे कि इस प्रदेश में वह कैसे रह पाएगी। तब इसी रंजन गंगवार ने उन्हें सांत्वना दी थी। मास्टर साहब, आप बिल्कुल भी परेशान न हो। हम लोग क्या आपके अपने नहीं हैं? कभी भी किसी तरह की परेशानी हो, आप मुझसे निसंकोच कहेगा। मैं आधी रात में भी आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। रंजन गंगवार की इस बात से उन्हें बड़ी तसल्ली मिली थी। प्रदेश में कोई आपसे इतनी हमदर्दी रखे, समझ लो कि बहुत बड़ी बात है। रंजन गंगवार ने इसी तरह उनकी एक दिन रात चलते हुए भी मुलाकात हो गई थी। उन्हें वह भला आदमी लगा। फिर अक्सर बाजार में उससे मुलाकात हो जाती। रोशनपुर था ही कितना बड़ा शहर। उस समय तो वह बिल्कुल कस्बाई शहर था। उस समय एक सिनेमा हॉल तक तो था नहीं वहाँ। कभी कभी वह रंजन के घर भी जाने लगे। उस समय वह यहाँ अकेले ही रहते थे। उस समय उनकी नई नई शादी हुई थी। बीवी गांव में रही थी। परदेश में एकदम पत्नी को लेकर कैसे आते? अभी उनका यहाँ रहने का कोई ठीक ठाक ठिकाना भी नहीं था। वह यहाँ का माहौल देख समझ रहे थे। उन्हें एक ऐसा मकान की जरूरत थी जहाँ आकर पत्नी सहित रहा जा सके। मकान मालिक शरीफ आदमी हो, बात बात पर रोक टोक न करे, उनकी जवान खूबसूरत बीवी पर गलत नजर न डाले। वह जब भी रंजन गंगवार के घर शाम के समय जाते, वह उन्हें खाना खाए बिना आने ही नहीं देता था। कहता, अरे प्रकाश जी, आप अब कहाँ होटल में खाना जाएंगे? आज यहीं खाकर जाइए। ये भी तो आपका ही घर है। उसकी पत्नी मधु भी अच्छे स्वभाव की थी। उसे भी प्रकाश नारायण सर को खाना खिलाते कोई परेशानी नहीं होती थी। एक दिन बातों बातों में ही प्रकाश नारायण सर ने राजन को बताया कि वह किसी अच्छे से मकान की तलाश में है। अपनी पत्नी को भी गांव से लाना चाहते हैं। बार बार छुट्टियां लेकर गांव जाना उनके बस की बात नहीं है। कोई अच्छा सा मकान मिल जाए तो पत्नी को यहीं ले आए और फिर यही नौकरी ही छोड़कर वापिस गांव चले जाए, खेतीबाड़ी करे और चैन की जिंदगी काटे। उसके पास खेती की कोई कमी नहीं है। राजन बोला, वाह प्रकाश जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। भला अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ देंगे? आजकल सरकारी नौकरी क्या इतनी आसानी से मिलती है? तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं गंगवार जी। मेरी तो सारी तनख्वाह बार बार गांव जाने आने में ही खर्च हो जाती है। फिर इतनी छुट्टियां भी तो नहीं मिलती। दिन तो फिर भी किसी तरह कट जाते, पर सारी रात तन्हाई में गुजरनी पड़ती है। होटल का खाना खाकर भी मैं तंग आ गया हूँ। खाना बनाना मुझे आता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप भाभी को लेकर मेरे मकान में रहने आ जाए। मैं तो ऊपर के हिस्से में रहता हूँ, नीचे के सभी कमरे खाली पड़े रहते हैं। आपको 3 कमरे ही तो चाहिए रहने के लिए। इससे आपका गुजारा आराम से चल जाएगा। वैसे भी मैं नीचे का पोर्शन किराए पर उठाने की सोच रहा हूँ। मुझे भी एक भले किराएदार की जरूरत है। रुपए पैसों की ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस जरा चहल पहल बनी रहेगी। मैं तो सारे दिन अपने बिजनेस में व्यस्त रहता हूँ। मधु दिन पर अकेली घर पर बोर होती रहती है। भाभी जी के आ जाने से उसे भी उनका संग साथ मिल जाएगा। राजन ने आत्मीयता से कहा। वह रोशनपुर के पास ही एक गांव का रहने वाला था।
उसकी रोशनपुर में नेहरू चौराहे के पास बिसात खाने की थोक की दुकान थी। वह सारे दिन अपने काम काज में छुटा रहता था। भवानी कुचे का ये 2 मंजिल बना बनाया मकान उसने कुछ दिन पहले ही खरीदा था और अब यहीं आकर बस गया था। प्रकाश नारायण सर को और क्या चाहिए था। उन्हें तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वैसे भी वह राजन को इतने दिनों से चांस परख रहे थे। वह उन्हें भला आदमी लगा था। उसकी पत्नी मधु भी बहुत मिलनसार थी। वह दीपावली की छुट्टियों में जो गए थे तो वापस अपनी पत्नी तारा को लेकर ही लौटे। गृहस्थी का सारा आवश्यक सामान भी उनके साथ था। तभी से वह राजन गंगवार के मकान में रहते आए थे। किराया हर महीने 20 रुपया तय हुआ था। इस तरह न जाने कितने साल निकल गए। राजन ने हर सुख दुख में उनका साथ दिया। इसी राजन से एक दिन इजाजत लेके उन्होंने बैठक में अपने कॉलेज के लड़कों को ट्यूशन में पढ़ाना शुरू किया था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका ये ट्यूशन का धंधा बहुत अच्छी तरह से जम गया और उन्होंने खूब कमाई की। उनके सारे बच्चों का जन्म भी इसी मकान में हुआ था। तीनों ही बिटिया थी, बेटा एक भी नहीं। इसीलिए बिना बाप के विष्णु को देखकर उन्हें उसमें न जाने कैसा मौसा हो गया था। वह मन ही मन न जाने क्यों ये चाहने लगे कि अगर विष्णु के साथ उनकी बेटी नूतन की शादी हो जाए तो उन्हें जमाई के साथ साथ एक बेटा भी मिल जाएगा। उसी दिन से वह उसकी पढ़ाई लिखाई की तरफ विशेष ध्यान देने लगे। समय बदलते देर नहीं लगती। राजन गंगवार का भी परिवार बढ़ा। जिस समय प्रकाश नारायण सर उसके यहाँ आकर बसे थे उस समय राजन की एक ही बेटी बेला थी। फिर वहाँ 2 बेटों का बाप बना। उसने अपना व्यापार भी बहुत अधिक बढ़ा लिया था। उसे अपना सामान रखने के लिए अब बहुत सी जगह चाहिए थी। उसने एक दिन प्रकाश नारायण सर को अपना मकान खाली करने को कहा। बस इसी बात को लेकर दोनों के संबंध बिगड़ गए और इतने बिगड़े की नौबत गाली गलौज से लेकर लड़ाई झगड़े तक आ पहुंची। वैसे तो राजन प्रकाश नारायण सर को अपने मकान से निकाल बाहर करता, पर बीच में शंकर और कॉलेज के लौंडे आ गए हैं, जिन्होंने उसे बीच सड़क पर एक दिन बहुत अपमानित किया। दरअसल इतने दिन रोशनपुर में रहते हुए प्रकाश नारायण सर भी पूरे घाघ हो गए थे। वह इतना सस्ता और सुविधाजनक मकान किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरे मकानों में कहाँ इतनी जगह होती है कि वो एक साथ 20-20 बच्चों का पढ़कर ट्यूशन पढ़ा पाते। सच तो यही था कि उनकी नीयत खराब हो गई थी। जिस राजन गंगवा ने इस प्रदेश में उन्हें हर सुख दुख में भाई की तरह सहारा दिया था, आज उसी को वो आंखें दिखाने लगे थे। राजन को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। बेचारा उस दिन वह खून के घुट पीकर रह गया था, पर उसने भी मन ही मन तय कर लिया था कि वो इस ससुरे 2 कौड़ी के मास्टर को सबक सिखा कर ही रहेगा। वह इस मकान को किसी ऐसे गुंडे के हाथ बेचेगा जो इस मास्टर को जूते मार कर इस घर से निकाल बाहर करे, चाहे उसको इस मकान को कौड़ियों के मोले क्यों न बेचना पड़े। उसने खुद बाईपास पर एक बहुत बड़ा प्लांट खरीद कर भी डाल दिया था। लेकिन सब दिन एक से नहीं रहते। अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो एक न एक दिन उस करने की सजा तुम्हें भी अवश्य भोगनी पड़ती है। प्रकाश नारायण सर ने सोचा था कि एक गरीब मेघावी लड़के को सहारा देकर उसे पढ़ा लिखा कर एक दिन वह उसे इतना काबिल बना देंगे जिससे वह बहुत ही गर्व के साथ अपनी बेटी की शादी कर सके। वह अंत तक उस पर इतने एहसान लाद देंगे कि वह उनके सामने सिर भी न उठा सके। तब वह उनकी कोई भी बात मानने से इनकार नहीं कर पाएगा। ऐसा होता भी अगर विष्णु राजकुमारी शिल्पी के चक्कर में न पड़ गया होता। राजा साहब के यश, ऐश्वर्य, धन दौलत, मान सम्मान और राजकुमारी शिल्पी के मादक सौंदर्य का चकाचौंध में विष्णु ऐसा भटका कि उसका मन विद्रोह कर उठा। उसने सारी जिंदगी बेहद गरीबी में और दूसरों की दया पर काटी थी।
अब आगे वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। वह जानता था कि अगर राजा साहब उससे नाराज हो गए तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। स्वर्णिम भविष्य की आशा में वह कृतघ्न हो गया और उसने नूतन और प्रकाश नारायण सर का सर्वनाश कर डाला। ये जिन दिनों की बात है, उस समय रोशनपुर एक छोटा सा कस्बा शहर हुआ करता था, पर एक बहुत ही व्यस्त रोड के किनारे स्थित होने के कारण तेजी से विकास कर रहा था। किसी के सुख दुख, यश अक्षय की बातें इस कस्बा शहर में फैलते देर नहीं लगती थी। ये बात भी बहुत ही तेजी से सारे रोशनपुर में फैल गई कि विष्णु ने नूतन को छोड़कर राजकुमारी शिल्पी से शादी कर ली। राजा साहब खुद ही उस दिन रिश्ता तय करने रोशनपुर आए थे। अब नूतन का क्या होगा? वो तो शायद गर्भवती भी है। ये सब बातें सुनकर राजन गंगवार के कॉलेज में बहुत ठंडक पड़ी। वह मन ही मन कहता, इस साला मास्टर साहब है ही इससे काबर। दुर्दिन में मैंने इसका इतना साथ दिया और समय आने पर ये मुझसे ही गुंडे पेलने लगा। साले का सत्यानाश हो। लगता है इसे मेरी ही हाय लगी है। एक दिन कैसे इतने बड़े बाजार में कॉलेजों के लौंडों से मेरी बेइज्जती करवाई थी। अब राजन के भी खुनस निकालने के दिन आए थे। उसके दोनों बेटे अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। अब उसे किस बात का डर था? वह नूतन और प्रकाश नारायण सर को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। वह सारे शहर में ये उड़ाता फिरता कि नूतन न जाने किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। कैसी निर्लज लड़की है। शादी से पहले ही पेट से हो गई। दिन भर घर पर पड़ी पड़ी ओकती रहती है। कोई कोई यूं ही मजे लेने के लिए पूछ बैठता, किसी का क्या भाई उस जीनियस की औलाद होगी उसके पेट में, उसी विष्णु कुमार की। वाह, मास्टर साहब भी कैसे पढ़े लिखे आदमी है। लड़की को इतनी छूट दे दी कि शादी के पहले ही वो शादी के मजे लेने लगी। राजन हंसकर बोलता, क्या मालूम यार, हो सकता है कि ये मास्टर बा बेचारा विष्णु को ही यूं ही बदनाम कर रहा हो। किसी दूसरे का पाप उसके मत्थे मतना चाह रहा हो, तभी उस बेचारे ने इस दिलत से बचने के लिए राजा साहब की बेटी से शादी कर ली हो। जानबूझकर कौन किसी मक्खी निकलता है। वह तो बेचारा इतना सीधा है कि किसी लड़के से आंखें मिलाकर बात भी नहीं करता था। हमेशा ही गर्दन झुकाकर मोहल्लों से गुजरता था। वह तो मास्टर के सामने सिर तक नहीं उठाता था। फिर तुम ही बताओ कि वह ऐसी कृतज्ञता कैसे कर सकता है। वह आदमी और भी मजे लेने की गरज से पूछ बैठा, गंगवार जी, क्या मतलब है आपका? ये औलाद विष्णु की नहीं तो और किसकी है? क्या मालूम भैया, दिन भर तो उनके घर में कॉलेज के लौंडों का मेला लगा रहता है। विष्णु के महानगर जाने के बाद हो सकता है उसकी किसी और से आशनाई चल पड़ी हो। मेरा घर तो इन सालों ने पूरा रंडी खाना बना रखा है। सारे मोहल्लों का माहौल खराब हो रहा है। निकलते भी तो नहीं है साले मेरे घर से। जिस दिन भी निकलेंगे हरिद्वार गंगा स्नान करने जाओगा। उस समय वह दीप टॉकीज के पास वाली पान की दुकान पर खड़ा था। आसपास खड़े कई लोग मजे ले लेकर उसकी बातें सुन रहे थे। वही खड़े किसी शोहद ने बहुत ही फुफड़ाते से हंसते हुए पूछा, उनकी तो दूसरी लड़की भी जवान है राजन, उनके क्या रंग ढंग है। वह भी साली ऐसी है, उसने भी आशिक पाल रखे हैं। कॉलेज के लौंडे उसके कमरे तक में घुसे रहते हैं। मास्टर कुछ एतराज ही नहीं करता। जाने कैसा हरामी आदमी है। वह यही भी चाहता है कि लड़कियां खुद ही किसी के साथ भाग जाए तो बला तो कटे। राजन की बातें सुनकर सबको बहुत हैरानी होती। राजन गंगवार भी कभी प्रकाश नारायण सर के लिए ऐसा कहेगा उन्हें यकीन ही नहीं आता। पर सचमुच समय बदलते क्या देर लगती है। राजन गंगवार शहर भर में प्रकाश नारायण सर की बुराई करता रहता। उनकी लड़कियों के बारे में अपशब्द कहता रहता। उसको इस तरह की बातें करते जरा सी भी शर्म नहीं आती थी। यही सब बातें छन छन कर प्रकाश नारायण सर के कानों में भी जाती। वे बेचारे मन मसोस के रह जाते। वह सोचते जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे नूतन की हालत छिपानी मुश्किल हो जाएगी।
तब लोगों का ये शक विश्वास में बदल जाएगा। इतनी जल्दी वो नूतन के लिए लड़का कहाँ से तलाशे? और फिर कौन ऐसा लड़का होगा जो कि सब कुछ जानकर भी नूतन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? आज वो बहुत बेबस थे। वे किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते थे। अब तो उनके घर पर ट्यूशन वाले लड़कों का आना बंद सा ही हो गया था। प्रभु दयाल के ट्यूशन विरोधी आंदोलन का शहर में बहुत असर पड़ा था। फिर प्रकाश नारायण सर का मन भी अब ट्यूशन पढ़ाने में नहीं लगता था। अब वो चुपचाप सिर झुकाए कॉलेज जाते और दिन भर बच्चों को पढ़ाते रहते। फिर छुट्टी होने पर वैसे ही सिर झुकाए वापस भी आ जाते। इसके अलावा वो घर से बिल्कुल भी नहीं निकलते। बस चुपचाप कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे बैठे न जाने क्या सोचते रहते। दिन रात बस उन्हें नूतन की ही चिंता खाई जा रही थी। अब उसके भविष्य का क्या होगा? कौन उसे अपनाएगा? यही सब चिंता उन्हें हरदम परेशान करती रहती थी। उधर राजन गंगवार अलग ही खुराफात मचाया था। सारे रोशनपुर में उन्हें बदनाम करता फिरा था। उनकी छोटी बेटियों के बारे में भी अनगल बातें करता फिरता था। ये सारी बातें लौट फिर कर जब उनके पास आती तो वो बहुत ही हताश और परेशान हो जाते। शंकर को जब से नूतन ने सरे झापड़ चढ़ा था, उसने उसके यहाँ जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब वह प्रकाश नारायण सर को भी परेशान नहीं करता था। अब वह रोशनपुर का चेयरमैन भी था। ऐसी छिछोरी हरकत उसे शोभा भी नहीं देती थी। पर जब से उसने नूतन के दुर्भाग्य की खबर सुनी थी, उसका मन बेचैन हो रहा था। उन लोगों के प्रति न जाने कैसी करुणा सी उनके मन में जाग उठी थी। अब फिर से उसने प्रकाश नर के यहाँ जाना शुरू कर दिया था। वह वहाँ जाकर घंटों चुपचाप बैठा रहता। अंदर जाकर वह बड़ी आत्मीयता से आंटी से पूछता, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बाजार से कुछ सौदा सुलभ तो नहीं मांगना है? औरतें स्वाभाविक रूप से अधिक भावुक होती है। शंकर से जरा से सहानुभूति पाकर तारा देवी भी भावुक होती। उन्होंने शंकर से पिछले सभी अपराध एक ही क्षण में माफ कर दिए। वह बड़े कृतज्ञता भाव से बोलती, बेटा क्या बताए, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। तुम तो मेरे घर बचपन से आ रहे हो, नूतन को भी बचपन से ही जानते हो। वह क्या ऐसी दुष्चरित्र लड़की है जैसा कि ये राजन गंगवार कस्बे भर में प्रचार करता फिरता रहे? शंकर कुछ बोलता नहीं, चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता। जब वो अपने मन की सारी पड़ास निकाल लेती और आंसू भी बहा लेती तो वह फिर पूछता, आंटी जी बाजार से कुछ मंगाना है तो नहीं है? हाँ बेटा, आटा और चीनी तो बिल्कुल ही खत्म हो गए है। तुम्हारे सर तो श्रम के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलते। बस मुंह झुकाए सीधे कॉलेज जाते हैं और लौट कर दिन भर घर में ही पड़े रहते हैं। 15 ही दिनों में देखो कितने कमजोर हो गए। शंकर भी चिंतित होकर कहता, हाँ आंटी जी, सर तो वाकई बीमार हो लगने लगे हैं। और नूतन की तबीयत तो ठीक है, नजर ही नहीं आती। अगर आप चाहे तो मैं डॉक्टर गीतेश दीदी को घर पर ही बुला लाऊं। नहीं बेटा, इसकी तो कभी जरूरत नहीं है। बीमार क्या, उसका तो भाग्य ही फूट गया है। आगे उसका क्या होगा पता नहीं। दिन पर अपने कमरे में पड़ी पड़ी रोती रहती है। न जाने भगवान हमें कौन से कर्मों का फल दे रहा है। हमने तो बेटा सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। शंकर उन्हें सांत्वना देता, आंटी जी आप बिल्कुल भी चिंता न करें और नूतन को भी तसल्ली देती रहिए। देखिएगा एक दिन फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। धीरज रखे, कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताएगा। मैं तो आपके बेटा जैसा हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं दीपू के सारा सामान भिजवा दूंगा। तारा देवी ने उसे पैसे देने चाहे तो शंकर ने कहा कि दीपू अभी सामान लेकर आएगा, पैसे उसे ही दे दीजिएगा। वैसे तो वह पैसे भी न लेता, पर उसे मालूम था कि पैसे न लेने पर आंटी जी सामान मंगना से झिझेगी। उस दिन बहुत अंधेरी रात थी। रात के 2 बजे एक पैसेंजर ट्रेन रोशनपुर स्टेशन पर आकर रुकी। उस दिन भी हर रात की तरह ही सारे रोशनपुर की बत्ती गुल थी। चारों तरफ धूप अंधेरा छाया हुआ था।
उस पैसेंजर ट्रेन से केवल एक ही सवारी उस दिन रोशनपुर के स्टेशन पर उतरी थी। बहुत अच्छा सूट बूट पहने वह कोई नवयुवक था। वह जाने क्यों काफी सहमा सहमा सा लग रहा था। उसने स्टेशन पर उतरकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। स्टेशन को नितांत सुनसान पाकर उसने राहत की सांस ली। ट्रेन जब धुआं उड़ाती हुई स्टेशन को छोड़कर चली गई, तब वह नवयुवक इधर उधर देखता हुआ स्टेशन से बाहर निकला। उस समय सारी सड़कें वीरान हो चुकी थी। रोशनपुर के बाजार की दुकानें न जाने कब की बंद हो चुकी थी। इस समय सारा शहर गहरी नींद में सो रहा था। सड़क पर आवारा कुत्ते उसे अजनबी समझकर भौंकने लगे थे। वह और भी सहम गया। नवयुवक इलाहाबाद बैंक के पास आकर पातीराम कुचा की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। पातीराम कुचा के आखिरी मकान के सामने जाकर फरूक गया। उसने उस जीर्ण शीर्ण से मकान की कुंडी धीरे से खटकाई और आवाज भी लगाई, माँ। उस रात भी प्रभावती को नींद आ रही थी। मैं न जाने कैसी बेचैनी से अनुभव कर रही थी। रात के 2 बजे अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके दरवाजे की कुंडी खटकी और फिर उन्होंने विष्णु के पुकारने की आवाज भी सुनी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर किवाड़ खोला। बाहर विष्णु ही खड़ा था। उनके कुंडी खोलने ही विष्णु चोरों की तरह मुंह छिपाए अंदर आया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं मोहल्ले का कोई व्यक्ति उसे देख न ले। इतनी रात को चोरों की तरह विष्णु को आया देखकर प्रभावती हतप्रभ रह गई। विष्णु, तुम इतनी रात गए चोरों की तरह? क्यों, कोई बात है? कुछ अनहोनी की आशंका से वह सहम गई थी। उन्हें न जाने कैसा डर सा लग रहा था, लेकिन विष्णु से एकदम कुछ बोला नहीं गया। वह बहुत ही घबराया हुआ था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कहाँ से शुरू करे। एक गिलास पानी पी लेने के बाद उसने कुछ राहत महसूस की। क्या बात है विष्णु, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? प्रभावती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उसे देखकर खुश तो थी, पर उसकी हालत देखकर परेशान सी हो गई थी। माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे? हाँ माँ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महानगर चलना होगा। पर क्यों? ऐसी क्या बात है विष्णु? क्योंकि अगले रविवार को राजकुमारी शिल्पी से मेरी शादी है। विष्णु की बात सुनकर प्रभा देवी स्तब्ध रह गई। लेकिन राजा साहब ने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम दोनों घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गए हो। हाँ, पर उस दिन राजा साहब को जानबूझकर मेरी खातिर झूठ बोलना पड़ा था। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो सर वहाँ पर जरूर कोई पखेड़ा कर देते। तब राजा साहब को बलपूर्वक उन्हें बाहर निकलवाना पड़ा। चलो, तब तो ठीक है कि तुम्हारी शादी राजकुमारी शिल्पी से अभी तक नहीं हुई है। मैं एक केवल बड़े अपराध बोझ से बच गई। मैं तो प्रकाश नारायण भाई साहब को मुंह दिखाने की काबिल ही नहीं रही थी। बेचारी नूतन तो इन 15 दिनों में ही अधमरी सी हो गए है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। तुम अभी मेरे साथ प्रकाश नारायण भाई साहब के पास चलो और उनके पैर छूकर माफी मांग लो। सब ठीक हो जाएगा। उनका स्वाभिमान वापस लौट आएगा। नूतन भी भारी बदनामी से बच जाएगी। भगवान का बहुत शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गए हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, उधर तो राजा साहब ने हमारी शादी की सारी तैयारी कर रखी है। अब अगर मैंने राजकुमारी शिल्पी से शादी नहीं की तब उनकी बहुत बदनामी होगी। अगर तुम्हें मना करना था तो उसी दिन कर देती जब राजा साहब रिश्ता तय करने आए थे। तब मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी बेटा। इस तरह उन्हें भी तो बिना किसी सूचना के नहीं आना चाहिए था। यह तो सरासर धोखा देना था। पर तुम्हें राजा साहब की क्यों पड़ी है? प्रकाश नारायण भाई साहब की कोई चिंता नहीं है? तुम उनकी बेटी को गर्भवती बनाकर चारों की तरफ भाग गए। क्या इस बात की तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है?
वह बोला, तो मैं क्या अकेला इसका जिम्मेदार हूँ? सर ने मुझे पढ़ाई लिखाया तो क्या वह मुझे उसकी इतनी बड़ी कीमत वसूलेंगे? राजा साहब तो तरस खाकर उन्हें लाखों रुपए देने को लिए तैयार था, पर उन्होंने खुद ही नहीं लिए। उन रुपयों से तो वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़ी धामधूम से कर सकते थे। माँ, तुम बस एक बार चलकर राजा साहब से मिल लो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी बेटी राजकुमारी शिल्पी भी बहुत सुंदर है। ऐसी बहू पाकर तुम धन्य हो जाओगी माँ। उस दिन सर चक्कर में तुम्हारी राजा साहब से ढंग से बात ही नहीं हो पाई। तुम भी तो उस दिन बहुत गुस्से में थी। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है। राजा साहब मेरे कौन है? उस दिन भाई साहब को उन्होंने किस तरह अपने यहाँ से अपमानित करके भगा दिया था। ये कोठी तुझे भी एक दिन निगल जाएगी विष्णु। तू उसकी चकाचौंध में खो गया हो। चल, तू अभी मेरे साथ चलकर प्रकाश नारायण सर भाई साहब से माफी मांग ले। भाई साहब के तेरे ऊपर कितने एहसान है, यह तो न भूल विष्णु। राजा साहब के भी तो मुझ पर बहुत एहसान है माँ। इस तरह तो उनकी बहुत बदनामी होगी। बिना उससे पूछे मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। वाह, तुझे राजा साहब की बदनामी की बहुत चिंता है, और यहाँ भाई साहब की जो बदनामी हो रही है उसका तुझे तनिक भी ख्याल नहीं है। तो क्या राजा साहब का गुलाम है? तुझे उनसे आज्ञा लेने की क्या जरूरत? ऐसा मत कहो माँ। अगर मैंने उनकी इच्छा से विरुद्ध कोई काम किया तो वो अब भी मेरा करियर चौपट कर सकते हैं। अधिक से अधिक क्या करेंगे राजा साहब? तुम्हारी नौकरी ही तो छीन लेंगे, जिंदगी तो नहीं। सुख से चैन की 2 रोटी तो तुम कमा ही लोगे। तुमने मुझे धोखे में रखा विष्णु। तुमने कभी भी शिल्पी के बारे में मुझे नहीं बताया, और मैं तुम्हें यूं ही नूतन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हें कल ही मंदिर में चलकर नूतन से शादी करनी पड़ेगी। नूतन ही मेरी बहू है, वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। चल, तू इसी समय मेरे साथ चल। प्रभावती ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर विष्णु ने प्रभावती का हाथ गुस्से से झटक दिया और बोला, माँ, तुम लोगों को मेरी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो केवल अपनी काबिलियत से, किसी के एहसान से नहीं। तुमने मुझे जिंदगी से दिया ही क्या है? मुझे पेट भरकर कभी अच्छा खाना तक तो नसीब हुआ नहीं है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी है मैंने कि तुमको बता नहीं सकता। विश्वविद्यालय में जब मेरी गरीबी, मेरे कपड़े, मेरे रहन सहन का दूसरे लड़के मजाक उड़ाते थे, मैं खून के आंसू पी कर रह जाता था। मैं सोचता था कि काश मेरे पास भी रुपया होते तो मुझे इन लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ता। मैं रुपया कमाने के लिए दिन दिन भर ट्यूशन करता और रात रात भर जाकर पढ़ता था। मैंने बीएससी में पूरे प्रदेश में टॉप किया तो राजकुमारी शिल्पी मुझसे प्रभावित हुई। राजा साहब की मेहरबानी से मुझे वजीफा मिला, रहने के लिए अच्छी जगह मिली, भरपेट खाना मिला। तब मैं निश्चित होकर आगे की पढ़ाई कर पाया। अगर ये लोग न होते तो शायद बीएससी के बाद ही मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढनी पड़ती। तब मैं इस पोजीशन में कभी नहीं पहुंच पाता। अच्छा, तो राजा साहब ने तुम्हारे ऊपर इतने एहसान लाद दिए हैं कि तुम कुत्तों की तरह उनके सामने दुम मिलाने लगे हो? एहसान फरामोश। अगर भाई साहब तुम्हें महानगर लेकर न जाते तो तुम यहीं पड़े सड़ते रहते। ठीक है माँ, अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें अब और समझा नहीं सकता। केवल नैतिकता की बातें करने से आजकल कुछ नहीं होता। हमें व्यवहारिक होना चाहिए। अगर तुम नहीं चलना चाहती हो तो मैं इसी समय वापस लौटता हूँ। मैं यहाँ राजा साहब को बिना बता ही चला आया था। वे तो इस समय चुनाव के सिलसिले में दिल्ली गए हो। तुम्हारा जब भी मन करे चली आना। ठीक है, जब तेरी यही इच्छा है तो तू यही कर, पर यह न समझना कि मैं कभी तेरी चौखट पर झांकने भी आऊंगी। मैं समझ लूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी को कंधा लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये कहकर प्रभावती अंदर के कमरे में चली गई। विष्णु फिर वहाँ एक क्षण को भी नहीं रुका। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बजे और 20 मिनट हो रहे थे। 4 बजे तक एक्सप्रेस ट्रेन रोशनपुर स्टेशन पर रुकती हुई गुजरती थी। वह उसी ट्रेन से वापस लौट जाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह नहीं चाहता था कि रोशनपुर में कोई उसे देख ले और बिना वजह कोई हंगामा खड़ा हो जाए। सचमुच
रोशनपुर के बाशिंदों की कहानी बेहद दिलचस्प थी। कहानी में न जाने कितने मोड़ थे, न जाने कितने पड़ाव भी थे। हम पड़ाव दर पड़ाव ही आगे बढ़ रहे थे। आगे क्या कुछ घटा होगा ये पता लगा पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैंने न जाने कितने लोगों की कितनी बार कहानियां सुनी थी, पर ऐसी दिलचस्प कहानी मैं पहली बार ही सुन रहा था। कहानी लेखन मेरा शौक है। हर महीने में कोई न कोई कहानी लिखता ही हूँ। इसके लिए मुझे न जाने कहाँ कहानी तलाशनी पड़ती है। लेकिन उस दिन ही मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, कहानी तलाशने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी एक कहानी है। हर इंसान की जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, यश अपयश आता है, हार जीत आती है, आशा निराशा आती है और आदि के बाद अंत भी आता है। यही सब तो हमारी हर कहानी में भी होता है। इसीलिए तो हमें हर एक इंसान की जिंदगी के बारे में जानने की बहुत रुचि होती है। तभी तो हम दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि हमें इसमें किसी कहानी जैसी ही रस आता है। सचमुच मुझे भी उस दिन रोशनपुर के बाशिंदे को जिंदगी में झांकने पर बहुत आनंद आ रहा था। सुबह होने वाली थी। संगीता भाभी जाग भी गई थी। किचन में खटपट शुरू हो गई थी। भाभी जी शायद चाय बना रही थी, क्योंकि चाय की खुशबू दीपक के स्टडी रूम तक आ रही थी। मैंने घड़ी देखी और सुबह के 6 बज गए थे, पर सर्दी के रात होने और बाहर घना कोहरा छाए होने के कारण अभी भी अंधेरा था। मैं जानता था कि अभी कुछ ही देर बाद बाहर रोशनी फैल जाएगी, पर कहानी इतने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई थी कि अधूरी छोड़कर उठने का मन नहीं कर रहा था। चाय को लेकर मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कुछ ही देर में संगीता भाभी चाय की ट्रे लेकर स्टडी रूम में आ गई। मैंने मुस्कुरा कर उसका स्वागत किया। इस समय गर्म चाय की सख्त दरकार भी थी। भाभी जी बोली, क्या रात भर कहानी चलती रही? 1 मिनट भी सोए नहीं आप लोग? मैंने हंसकर कहा, कहाँ भाभी जी, कहानी के चक्कर में तो मेरी ट्रेन भी छूट गई। एक कमबख्त तो बहुत सलीके से कहानी सुनाने लगा है। ऐसे दिलचस्प ढंग से कहानी सुनाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। सुनकर भाभी जी भी हंसने लगी। वह बोली, चलो ठीक ही है, अब आप दोनों जी भरकर बातें कीजिएगा। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है ना, इन्हें तो आज की छुट्टी भी ले रखी है। ये बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे कारण दीपक ने आज छुट्टी ले रखी थी? ठीक ही तो था, बातें भी तो इतनी सारी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाय पीते पीते ही बाहर रोशनी सी हो गई थी। मैं फ्रेश होने के लिए उठा बैठा। बराबर जागते रहने से शरीर न जाने कैसा हो रहा था। फ्रेश होकर जरा ताजगी महसूस हुई। तब तक दीपक भी नहा धो लिया था। उसे शायद जल्दी नहा लेने की आदत थी। हल्का फुल्का नाश्ता करके हम लोग फिर शुरू हो गए। मैंने पूछा, इसके बाद? दीपक आके बताने लगा, उस दिन शंकर प्रकाश नारायण सर के यहाँ बैठा था। इतवार का दिन था। इतवार के दिन रोशनपुर के बाजार बंद रहता है। राजन गंगवार घर पर ही था। वह ऊपर की मंजिल पर रहता था। नीचे प्रकाश नारायण सर रहते थे। तब भी नीचे 2 कमरे खाली पड़े रहते थे। राजन ने उनमें अपनी दुकान का सामान भर रखा था। वह बराबर दबाव बना हुआ था कि किसी तरह प्रकाश नारायण सर को ये मकान खाली कर दे। उसे लगता था कि समय प्रकाश नारायण सर मुसीबत में है, कमजोर पड़ गए हैं। यही ठीक समय है जब उनसे मकान खाली करवाया जा सकता है। इस समय कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। उनकी सारी ट्यूशनें भी इस समय बंद हो गए हैं। उसने सुन रखा था कि अब शंकर भी उन्हें अधिक भाव नहीं देता। राजन अक्सर नीचे आंगन में कुर्सी डालकर बैठ जाता और गंदी गंदी गालियां बकता रहता। नूतन के बारे में भी अपशब्द कहता, उसे रंडी और छिनाल कहता। उसके दोनों लड़के भी अब बड़े हो गए थे, इसीलिए वह खुद को शेर समझने लगे थे। प्रकाश नारायण सर बेचारे क्या कर सकते थे। बैठक में बैठे बैठे चुपचाप उसकी गालियां सुनते रहते थे। आजकल वो बहुत बेबस थे। उनकी 3 लड़कियां उनकी कमजोरी बन गई थी। राजन के दोनों लड़के भी उनकी लड़कियों को देखकर गंदे गंदे इशारे करते थे। आज भी राजन आंगन में कुर्सी डालकर बैठ गया और उन लोगों की इंगित करके भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। शंकर ने सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने प्रकाश नारायण सर की तरफ देखा।
वे इस तरह से झुकाए बैठे थे कि जैसे राजन की आवाज उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। इस समय वो उसको बहुत ही लाचार नजर आए। वह उठकर अंदर के कमरे में चला गया। नूतन वहीं बैठी थी। अचानक शंकर के आने से हड़बड़ा गई और दूसरे कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। शंकर उसे देखकर हद बुद्धि सा रह गया। इतने ही दिनों में नूतन की ऐसी हालत हो गई थी जैसे वह बरसों से बीमार हो। उसके शरीर में जैसे खून ही न रहा था, सारा शरीर पीला पड़ गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही नूतन है जिसे वह इस तारीख शहर की अनिंद्य सुनेंद्री कहता था। उसने उसे आज बहुत दिनों बाद देखा। इतने दिनों से नूतन उसकी नजरों के सामने ही कब पड़ी थी। नूतन को उठते देखकर उसने डट्टा से कहा, नूतन तुम यहीं बैठो, तुम्हें आज से मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है कि मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया हूँ? और ये राजन क्या बकबक करा है? सर इसे कुछ कहते क्यों नहीं है आंटी जी? शंकर की बात सुनकर तारा देवी के आंखों में आंसू छलक उठे। शंकर से ऐसी हमदर्दी की उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। वह रूठे हुए गले से बोली, क्या पता है बेटे, दुर्दिन में सभी लोग मुंह फेर लेते हैं। ये राजन नूतन को इसी तरह सारे रोशनपुर में बदनाम करता रहता, रोज भद्दी भद्दी गालियां देता है। हम लोग करे भी तो क्या करे बेटा? शंकर इससे अधिक नहीं सुन सका। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने वही जोर से आवाज लगाई, अबे ओ राजन, इधर तो आ जरा। राजन को काटे तो खूने नहीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा कि इस समय कमरे में शंकर बैठा होगा। डरते डरते वह कमरे में आया और मुंह झुकाकर खड़ा हो गया। उसका सारा शरीर डर से कांप रहा था। क्यों? वो आंगन में खड़ा खड़ा क्या अनगल बक रहा था? तेरा दिमाग तो ठीक है? राजन को जैसे सांप सूंघ गया। उसके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा था। वह बड़ी दहशत से में आ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी बेटी जैसी लड़की को अब शब्द कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी इंस्पेक्टर को बुलाओ और रात भर साला हवालत में रहेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैंने तुझसे एक दिन क्या कहा था कि सर को कभी अकेला मत समझ लेना, भूल गया क्या? नहीं चेयरमैन साहब, ऐसा मत करना। मेरा इन लोगों से कोई बैर नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस लोग मेरा मकान खाली कर दें। आप भी तो न्याय की बात कीजिए। मैं दुकान का सामान रखने के लिए किराए पर गोदाम लिए हूँ। मेरा मकान ये लोग घेरे हुए न जाने कितनी बार शराफत से खाली करने के लिए कह चुका हूँ। ये मेरी शराफत का कोई भी असर हुआ? उसने हाथ जोड़कर किसी तरह राजन ने डरते डरते कहा। वह अब भी डर से थरथर कांप रहा था, लेकिन शंकर का गुस्सा उस समय जैसे सातवें आसमान पर था। उसने जैसे उसकी कोई बात सुनी ही नहीं। वह और भी जोर से गरज कर बोला, तो ये तरीका है मकान खाली करवाने का? माँ बहन की गाली देगा? चलो इस समय नूतन के पैर छूकर माफी मांगो, नहीं तो मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। राजन समझ गया कि इस समय शंकर के सिर पर खून सवार है। जिस समय शंकर कुछ भी नहीं था तब वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, तो आज तो वह रोशनपुर का चेयरमैन है। उसने नूतन के पैर छू लेने में ही अपनी भलाई समझी। वह नूतन के पैरों में झुकता हुआ बोला, मुझे माफ कर देना बेटी। नूतन कुछ बोल ही नहीं पाई। वह और भी अधिक संकुचित होकर खड़ी हो गई। शंकर फिर बोला, राजन, आज के बाद अगर तुमने इन लोगों के बारे में एक भी गलत बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। तब तक कमरे में इतना शोरगुल सुनकर प्रकाश नारायण सर भी आकर खड़े हो गए थे। वह सब तमाशा देख रहे थे। वह अचानक बोल पड़े, राजन, मुझसे ही गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। बस कुछ दिन और धैर्य रखो, मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। भले ही इतने सालों बाद मुझे ये नौकरी छोड़कर गांव ही वापस लौट जाना पड़े। उनकी बात सुनकर राजन अपराध बोध से जड़ हो गया। उसने कुछ भी बोला नहीं गया। वह कुछ क्षण वही सक पकाया सा खड़ा रहा, फिर धीरे से कमरे से बाहर चला गया। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।